अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, जो कि हमारा चौथा यंत्र है, वो है नाड़ी यंत्र। तो नाड़ी यंत्र के लिए बताया गया है कि नाड़ी यंत्राणि अनेक प्रकाराणि अनेक प्रयोजनानि एकतोमुखानि उभयतोमुखानि तानि, ये उपयोग बता दिया गया पे। तानि स्रोतोगत शल्योद्धारणार्थम, रोगदर्शनार्थम, आचूषणार्थम और क्रिया सौकार्यार्थम चाहिए। ये एक प्रयोग बताया गया है। तो यहाँ पे हम हिंदी पढ़ लेते हैं। नाड़ी यंत्र आप जानते हैं संख्या में कितने होते हैं? 20 होते हैं। नाड़ी यंत्र अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के कार्यों हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। इनमें से कुछ एक मुखी होते हैं, कुछ द्विमुखी होते हैं, 2 मुख वाले होते हैं, और इनका काम जो उपयोग है वो स्रोतोगत शल्य निर्धारणार्थ और व्याधि दर्शनार्थ और आचूषणार्थ और क्रिया की सुगमता के लिए। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखिएगा। नाड़ी यंत्र की संख्या 20 है। इसका जो प्रमाण या लंबाई वगैरह बताई गई है, ये अनेक प्रकार के होते हैं, तो अनेक प्रकार के कार्य हेतु बताए गए हैं। और के जो लंबाई यहाँ पे प्रमाण जो बात करते हैं वो है नाड़ी यंत्र का परिणाम, मतलब डायमीटर और लंबाई जो होती है वो आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। मतलब स्रोतस के मुख में जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसके मुख के समान उसकी लंबाई और परिणाम के अकॉर्डिंग रहेगा। उपयोग में बात कर लेते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पर नाड़ी यंत्र की उपयोगिता भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पे भी उपयोग का यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि जो हमने अभी श्लोक में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि स्रोतोगत शल्योद्धारणार्थम, स्रोतोगत शल्य को निकालने के लिए, जैसे स्रोतस में स्थित शल्य को निकालने के लिए नाड़ी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे एंडोस्कोपिक रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी फ्रॉम द इसोफेगस। ओके, इसी प्रकार से आप रोग दर्शनार्थम के लिए इसका यूज़ होता है। रोग को दर्शन करने, जैसे अर्श में, भगंदर में, नासागत रोग की परीक्षा के लिए प्रयोग में, जैसे प्रोक्टोस्कोप हो गया आपका, ऑटोस्कोप हो गया, सिग्मॉइड स्कोप हो गया, सिस्टोस्कोप हो गया। ये सब चीज़ें जो होती है रोग के दर्शन के लिए होती है, चाहे वो अर्श में यूज़ कर रहे हैं, भगंदर में, कर्णगत या नासागत रोगों की परीक्षा करने के लिए जो आपका नाड़ी यंत्र है, नाड़ी यंत्र वो यूज़ होता है। उसके साथ साथ फिर इसका जो तीसरा कर्म है वो है आचूषणार्थम, मतलब दूषित रक्त, पूरी स्तन का आचूषण करने के लिए नाड़ी यंत्र का प्रयोग होता है। जिसको हम सक्शन मशीन, आजकल जो मॉडर्न है सक्शन मशीन या गो श्रिंग, ये सब आचूषण के लिए दूषित रक्त पूरी वगैरह को बाहर निकालने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद क्रिया सौकारार्थम, इसमें क्या है कि क्षार कर्म चाहे हो, वो चाहे अग्निकर्म हो चाहे शस्त्र कर्म हो, तो क्षार कर्म, अग्निकर्म तथा शस्त्र कर्म में क्रिया सुगमता मतलब इजीनेस के लिए नाड़ी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब हम नाड़ी यंत्र के प्रकार देख लेते हैं। नाड़ी यंत्र के आप देखे हैं प्रकार, तत्र भगंदर अर्शो, व्रण बस्ती, उत्तर बस्ती, मूत्र वृद्धि, दकोदर, धूम, निरुद्ध, प्रकश, निरुद्ध, गुद यंत्राणि, अलाबु, श्रृंग यंत्राणि, चौपृष्ठ, दक्षामा। तो जो आपका यहाँ पे यंत्र बताए गए हैं वो, तो यंत्र जो बताए गए वो कितने बताए गए हैं? अब नाड़ी यंत्र 12 बताए गए हैं। लंबाई कितनी होती है? लंबाई काउंटिंग कितनी होती है? संख्या कितनी है नाड़ी यंत्र की? 20 है। काउंटिंग जो है वो परिणाम के अकॉर्डिंग, स्रोतस के परिणाम और लंबाई के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपका भगंदर आता है, भगंदर यंत्र, फिर व्रण यंत्र, उत्तर बस्ती यंत्र, दकोदर यंत्र, निरुद्ध प्रकाश यंत्र, अलाबु यंत्र, अर्शो यंत्र, बस्ती यंत्र, मूत्र वृद्धि यंत्र, धूम नेत्र या धूम यंत्र, सन्निरुद्ध, गुद यंत्र और श्रृंग यंत्र। ये सारे आपके नाड़ी यंत्र के प्रकार बताए गए, इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे आप साथ में रखिएगा भगंदर, अर्श, भगंदर हुआ, फिर अर्श हुआ, उसके बाद आपका क्या हो गया? व्रण हो गया। वहाँ पे व्रण से क्या किया आपने? व्रण से क्या हुआ? बस्ती यंत्र, उत्तर बस्ती, 2 चीज़ याद रखिएगा। फिर व्रण से डायरेक्ट याद रखिएगा, व्रण से क्या हुआ? मूत्र की वृद्धि हो गई, और दकोदर यंत्र दकोदर हो गया, दकोदर या जलोदर, फिर धूम नेत्र, निरुद्ध प्रकाश और सन्निरुद्ध प्रकाश और अलाबु यंत्र और श्रृंग यंत्र। इस प्रकार से आप 12 चीज़ें याद कर लीजिएगा। उसके बाद आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग आपको इसमें नहीं पढ़ना है।
उसके बाद हम प्रमुख नाड़ी यंत्र देखते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है 6 भगवंदर यंत्र का, तो पढ़ लीजिएगा, आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, इतना आप लिख भी नहीं जा पाएंगे एग्जाम में, तो कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे आप अरसो यंत्र, भगवान यंत्र आपको पढ़ लेना है अपने से, एक बार रीडिंग 2 बार रीडिंग मिल गई। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है कि ढिंढोस करें। विशेष विवरण के लिए पंचकर्म विषय को पुस्तक का अवलोकन करें। ये बस्ती यंत्र बताया गया है। उसके बाद ये सब सारे आपके यंत्र के अंदर आते हैं। भूत वृद्धि यंत्र, खोदर यंत्र, अलाबू यंत्र, धूम यंत्र, निरुद्ध प्रकाश यंत्र, सन्निरुद्ध गुद यंत्र, श्रृंग यंत्र, ये सब आपके किसके अंडर आते हैं, आपके कह सकते हैं कि जो नाड़ी यंत्र है उसके प्रकार हैं सब। आचार्य भागवत में बताएं कुछ काष्ठ, शल्य अवलोकनी, शल्य निर्गातनी, ये सब, ठीक। तो आप एक बार देख लीजिए इस सब चीज़ को, इतना जानना जरूरी नहीं है। उसके बाद शलाका यंत्र। शलाका यंत्र में क्या ध्यान में रखना है, अपनी नाना प्रकाराणि नाना प्रयोजनानि, नाना प्रयोजनानि, ओके, यथा योग परिणादीर्घाणि। एक फिर उसके बाद क्या बताया गया इसमें कि तेसाम गंडूपद सर्पफण सर्पुंख बाडिस्मुखे द्वैदे। जो गंडूपद है, सर्पफण है, सर्पुंख और बाडिस्मुखी, वो द्वैदे होते हैं, मतलब दो होते हैं। उसके बाद ऐसन विवहन चालन आहरणार्थम उद्दिश्यते। ऐसन के लिए यूज होता है, व्यूहन के लिए, चालन के लिए और आहरण के लिए। कौन कौन सा? गंडूपद ऐसन के लिए, सरसप व्यूह वाला नाम, और सर्पमुखी आपका चालन, और बारिशमुखी आपका आहरण के काम में आएगा। उसके बाद हम देखते हैं मसूर दल मात्र मुखे द्वे किंचित दान आग्रे स्रोतोगत शल्योधारणार्थम षट करपात तोषणी शाणी प्रमार्जन क्रियासु। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, श्लोक नहीं पढ़ेंगे। मसूर दल मात्रा वाली कितनी होती है? 2 होती है संख्या में। क्या करती है काम इसका? स्रोतोगत शल्य को निकालने के लिए। छठवां पॉइंट क्या है? करपास तोषणी, ये भी 6 नंबर में 6 की संख्या में होती है, और ये क्या करती है? प्रमार्जन क्रिया करती है। दारवी आकृति वाली जो होती है, जाम वदन होती है, और जो अंकुश वदन होती है वो 3 होती हैं। दारवी आकृति का काम क्या है? क्षार औसत प्राणिधान। जाम वदन और अंकुश वदन का अर्थ क्या है? अग्निकर्म। फिर 10वां नंबर का कोल अस्थि मातृमुखी, ये संख्या में जो होती है 1 होती है। अंजनार्थ वाली शलाका 1 होती है। मूत्र मार्ग विशोधनी भी 1 होती है। तो जो कोल अस्थि दल मातृमुखी, वो वासा और अर्बुद को हरण करने के लिए यूज होती है। अंजन जो है वो कपाल परिमंडल बताया गया है इसमें। और मूत्र मार्ग विशोधन का जो बताया गया है कि कैसे होता है, तो ये मालती पुष्प के समान होता है। तो टोटल कुल 12 यहाँ पर बताए गए भेद, और टोटल संख्या इसकी 28 होती है। तो यहाँ पे कुछ गंडू पद्मुखी, जिसको हम ब्लंट प्रोब भी बोलते हैं, वो उससे बताया गया है। सर्प फणमुखी, जिसको हम रिट्रैक्टर्स या डेवंस रिट्रैक्टर भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ सर्पमुखी 2 होती हैं, ये बाढ़ तीर के समान होता है। इसका उपयोग चालन कर्म में किया जाता है, ये सब चीज़, ठीक। तो बस आपको उपयोग पढ़ना है, कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कैसा हो, किसकी पुष्प की आकृति, किस फल की आकृति, या किसी जानवर की आकृति का तो नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद हम आते हैं उपयंत्र पे। उपयंत्र हमने यहाँ तक देख लिया, मूर्ख वाग विशोधन। अब आते हैं क्या कहते हैं, उपयंत्र। जहाँ तक संभव हो शल्य चिकित्सक को यंत्रों का ही शल्य चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए, परंतु कभी कभी किसी यंत्र के अभाव हो जाता है, अथवा चिकित्सक को ऐसे स्थान पर शल्य क्रिया करनी पड़ती है जहाँ पे सभी यंत्र जो होते हैं एक साथ इकट्ठा नहीं, जैसे दुर्लभ स्तर पर युद्ध स्थल आदि, ये सब में थोड़ा चिकित्सक जो होता है अपने यंत्रों के साथ नहीं रहता। ये यंत्र ना होकर भी यंत्रों के समान जो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। उपयंत्र क्या होते हैं, कितने बताए गए हैं वो ध्यान रखिएगा। अपि रज्जु वेदिका,
अपि रज्जु वेणिका पट चर्मांत वलकला पट चर्मांत वलकला वस्त्रस्थिला अस्ममुद्गर वस्त्रस्थिलास्ममुद्गर पाणी पादतल अंगुली जीवा पाणी पादतल अंगुली जीवा दंत नखमुख बला अश्वकटक शाखा स्टीवन प्रवाहर हर्ष अयस्कांतिम यानी क्षाराग्नि भेषजानी चाहती। ठीक, तो यहाँ पे रज्जु बताई गई है आपका यंत्र, उपयंत्र में रज्जु, फिर वेणिका इंटरवाइन थ्रेड, बैंडेज बताया गया है मतलब पट, फिर चर्म जिसको हम लेदर स्ट्रैप कहते हैं, अंतरवल्कर बार्क ऑफ ट्रीज, फिर लता क्रीपर्स, वस्त्र लिनन, अस्ट्रीलास्म सर्कुलर राउंड स्टोन, मुदगर हैमर, पाणीपाद तलपाल एंड सोड, अंगुली मतलब फिंगर, जिह्वा, दंत, नेल, माउथ, बाल। ओके, तो इस प्रकार से इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। उतना कुछ खास नहीं कि जैसे जीवा का द्वारा मुख गुहा में फंसे हुए शल्य को निकालना चाहिए, नेत्र सूक्ष्म शल्य केस आदि का निवारण जीवा द्वारा किया जाता है। इस प्रकार सब में दिया है। ओके, आप पढ़ लेना। उसके बाद हम देखते हैं अब क्या बचा है। तो यंत्र प्रधानत्व हमको पढ़ना है। यंत्र प्रधानत्व में शल्य निर्हरण हेतु कंक मुक्त यंत्र जो होता है वो जो होता है सभी यंत्रों में प्रधान माना गया है। प्रधान माना क्योंकि व्रणों से यंत्र का अवगाहन सुगमता से होता है और तथा शल्य को पकड़कर शीघ्र बाहर निकाला जा सकता है। तो प्रधान यंत्र कौन सा है आपका? कंकमुख यंत्र, और प्रधानतम हो गया हस्त। ओके, इस प्रकार से आप देख लिए, हमने यहाँ पे देख लिया यंत्रों का जो बचा था, यंत्रों का डिटेल डिस्क्रिप्शन और प्रधानतम यंत्र। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे शस्त्र प्रकरण इसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।